एपिसोड 23 पेशकश मीरे कारवां। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स बंगले के सामने वाले हिस्से में गेट के नजदीक ही बने हुए गार्ड रूम में थे। मैंने एक गमले के करीब ही पड़े हुए एक मोटे से पत्थर को उठाया और बंगले के गेट का निशाना लेकर उसे अपने हाथ से रवाना कर दिया। पत्थर ज्यादा बड़ा नहीं था, ताहम उसने गेट की फौलादी चादर से टकराकर इतनी आवाज जरूर पैदा कर दी थी। ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स चौंके। वो मुहतात नजरों से गेट को तकने लगे। फिर उनमें से एक ने उसी जानिब अंधेरे में देखा जिस तरफ हम मौजूद थे। उसी वक्त मैंने अपने मुंह से एक महसूस आवाज निकाली। इस आवाज पर दूसरा गार्ड भी चौंक कर हमारी जानिब मुतवज्जह हो गया। फिर उन्होंने धीमे लहजे में आपस में कोई बात की। गेट पर चूंकि रोशनी हो रही थी, इसलिए हम अंधेरे की आड़ से बाआसानी उन दोनों को देख रहे थे। मुख्तसर सी बाहमी मुशावरत के बाद एक गार्ड दबे पांव हमारी जानिब बढ़ने लगा, गोया उसने हमारा मकसद पूरा करने के लिए पेश कदमी शुरू कर दी थी। उसके हाथ में छोटे साइज की क्लाशनकोफ बहुत ही वाज़ेह दिखाई दे रही थी। मैंने कबीर शाह के कान के पास सरगोशी की। ये मेरा शिकार है। वो इस बात में सर हिलाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। गनबरदार गार्ड मुख्तात कदमों से और इंतहाई चुकन्ना निगाह से आगे बढ़ रहा था। मुझे अंधेरे में 2 दीवारों के एक कोने की आड़ मुयस्सर थी। जैसे ही वो गार्ड मुझसे 2 फुट की दूरी पर पहुंचा, मैंने उछलकर उस पर हमला कर दिया। मेरा ये अमल इतना बरकरफ्तार था कि उसकी समझ में कुछ ना आया, और जितनी देर में वो कुछ सोचने समझने के काबिल होता, मैं उसे अपने शिकंजे में पूरी तरह फिट कर चुका था। मेरा बाया बाजू किसी जहरीले नाग की मानंद उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था, और दाएं हाथ से मैंने उसकी क्लाशनकोफ बरदार का बाजू जकड़ लिया था। मैंने इस फौरी हमले के बाद गार्ड को खींचकर दीवार की आड़ में कर लिया था। गार्ड के बदन में किसी सांड की सी ताकत भरी हुई थी। वो खुद को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए जोर मारने लगा, लेकिन मैंने इस ख्याल से उसे नहीं दबोचा था कि वो चिकनी मछली की तरह मेरे हाथ से फिसलकर निकल जाता। उस सांड से अटकेलियों का वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने अपने बाएं बाजू को एक महसूस झटका देकर उसे शांत कर दिया। अब वो कम से कम 2-3 घंटे के लिए बेहोश हो चुका था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को उसी अंधेरे कोने में लंबा लटा दिया और उसकी क्लाशनकोफ को गमले में छुपा दिया। इसी दौरान में गार्ड का दूसरा साथी उसे आवाज़ें देता हुआ हमारे करीब आने लगा। तुफैल, कहाँ हो तुम? उधर कोई गड़बड़ तो नहीं? कबीर शाह ने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और धीमे लहजे में गुर्राया। अब मेरी बारी है। मैं खामोशी से एक जानब तनकर खड़ा हो गया। तुफैल का साथी गार्ड जैसे ही इस कोने पर नमूदार हुआ, कबीर शाह ने अपनी क्लाशनकोफ का बट पूरी कुव्वत से उसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। गार्ड के हलक से ओं की एक हल्की आवाज बरामद हुई और वो तेवरा कर जमीन बोस हो गया। यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था कि अब उस गार्ड को कभी अपने कदमों पर खड़ा होना नसीब होगा भी या नहीं। इस अमल ने मुझे कबीर शाह के मिजाज की जारहियत और सफाकी से आशना कर दिया था। दोनों गार्ड से निपटने के बाद हमने घरेलू मुलाजमों का रुख किया और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर हमने फर्रुख खान समेत दीगर 2 अफराद को जेर करके एक बाथरूम में बंद कर दिया। इस मार्के में प्रोग्राम के मुताबिक फर्रुख ने थोड़ी मुज़ाहमत भी पेश की ताकि उस पर किसी किस्म का शक ना हो। इन तीनों अफराद को बाथरूम में बंद करने से पहले हमने ये इत्मीनान जरूर कर लिया था कि वो किसी किस्म की गड़बड़ न कर सकें। फर्रुख की फ्राहम करदा मालूमात के मुताबिक शाकर अली और कुबा बंगले की जेरी मंजिल पर थे, जबकि गैर मुल्की मेहमान जमाल और भोलानाथ को बलाई मंजिल पर ठहराया गया था। मियां जाहिद हुसैन भी बलाई मंजिल के एक VIP कमरे में रात गुजार रहा था। फर्रुख के मुताबिक बंगले पर पहुंचने वाली तीनों कॉल गर्ल्स बलाई मंजिल पर ठहरने वालों के लिए थी, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि बलाई मंजिल पर मौजूद 6 अफराद इस वक्त जाग रहे होंगे और बाहमी तावन के जरिए एक दूसरे को जगा रहे होंगे। हमें सिर्फ 8 अफराद से निपटना था, 2 जेरी मंजिल पर और 6 बालाई मंजिल पर। दोनों मंजिलों पर मज़ाहमत का इम्कान 50% था, यानी बालाई मंजिल वाली तीनों कॉल गर्ल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए वो हमारी राह में आने की कोशिश न करती। इसी तरह जेरी मंजिल पर शाकर अली व्हील चेयर का मोहताज होकर रह गया था, लिहाजा वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मैंने इस ऑपरेशन में इस बात का खास ख्याल रखा था कि कोई बेगुनाह खामहा जिंदगी से ना हार जाए, इसलिए मुलाजमीन और गार्ड्स को हमने कुछ अरसे के लिए आउट ऑफ स्क्रीन कर दिया था। मैंने कबीर शाह से कहा, शाह जी, हमारे बांटे हुए बंदे तो ऊपर नीचे हो गए हैं, हम भी ऊपर नीचे हो जाते हैं।
वो कलाशनकोव को थपथपाते हुए बोला, हाँ यही मुनासिब रहेगा। मैंने एक लम्हे में फैसला कर लिया। अब हमें जो भी कार्रवाई करना है एक साथ करना है। तुम बलाई मंजिल का रुख करो, मैं नीचे वालों को देखता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। वो सवालिया नजरों से मुझे तकने लगा। मैंने कहा कि मियाँ जाहिद हुसैन हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है। जमाल और भोलानाथ भी जराइम पेशा अफराद है और हमारे दुश्मनों के दोस्त की हैसियत से यहाँ आए हैं। इन तीनों के साथ सख्त तरीन सलूक किया जा सकता है, मगर वो पेशावर औरतें हमारी दुश्मन हैं और ना ही हम उनके दुश्मन। उनके खून में हाथ रंगने से गुरेज करना। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बालाई मंजिल की जाने बढ़ गया। मैं नहायत ही मुख्तात कदमों से चलते हुए उस कमरे के दरवाजे पर आया जिसके बारे में फर्रुख खान की इतलात थी कि वहां शाकिर अली और कूबा को ठहराया गया है। कूबा का ख्याल आते ही मेरा दिमाग तपने लगा। ऐसा लगा मेरा सारा खून दिमाग की तरफ दौड़ने लगा। उसी शैतान सिर्फ शख्स की मलकियत ग्रे पिजारों से मेरे साथियों पर गोलियों की बारिश बरसाई गई थी। इम्तियाज अली, रूबी, मीर बख्श, एक एक खून आलूद चेहरा मेरे तस्वुर में नमूदार होने लगा। मैंने जब्त के दामन को मजबूती से थामा और उस दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से पूछा गया। मैंने आवाज बदल कर कहा, जी मैं हाशिम हूँ। जिन दो मुलाजमीन को हमने फर्रुख के साथ बेबस करके बाथरूम में मुकीद किया था, उनमें से एक हाशिम अली और दूसरा मुजीबुल्लाह था। फराहां की फ्राहम करदा मालूमात कदम कदम पर हमारे काम आ रही थी। दरवाजे का बोलट गिरने की आवाज आई और दूसरे ही लम्हे कूबा मेरे सामने था। वो मेरे सामने थे तो इसका यही मतलब था कि मैं भी उसके सामने हूँ। मुझे अपने सामने देखकर वो यक बा यक वहशत में मुब्तला हो गया। फिर इससे पहले कि वो कोई ऐसी वैसी हरकत करता, मैंने उसके सीने पर एक जोरदार प्रेशर फ्रंट किक रसीद की। वो तोप में से निकले हुए गोले की मानद अकब में उछला और सीधा बेड पर पहुंचकर चारों खाने दराज हो गया। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, उसका बोलट चढ़ाया और खूनहार नजर से कूबा को घूरते हुए आतिशी लहजे में दरियाफ्त किया, वो ग्रे पिजारो तुम्हारी ही मलकियत है? ग्रे पिजारो? वो अटक अटक कर बोला, हाँ वही मनहूस जीप जिसका नंबर 3151 है। मैं किसी दरिंदे की मानद गर्राया। उसी जीप से फायरिंग करके गोरा कब्रिस्तान के नजदीक मेरे 3 साथियों को मौत की घाट उतारा गया है। तुम्हें शदीद किस्म की गलत फहमी हुई है। वो बेड पर से उठते हुए बोला, मेरे पास ना तो कोई पेजारो है, ना ही मेरी गाड़ी से तुम्हारे साथी पर किसी किस्म की फायरिंग की गई है। बात खत्म करते ही उसने बाथरूम के दरवाजे की जानिब देखा। बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी और दूसरे बेड के नजदीक ही एक व्हील चेयर भी नजर आ रही थी। इसका एक ही मतलब था कि कूबा का साथी शाकिर अली उस वक्त बाथरूम के अंदर था। मैंने कूबा की जानिब पेशकदमी करते हुए धाड़ कर कहा, गलत फहमी के बच्चे, मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि देखने वाले इबरत पकड़ेंगे। और उसके साथ ही मैंने उस पर छलांग लगा दी। वो बिस्तर से उठकर पूरी तरह संभल चुका था। मैं उसे लेते हुए दोबारा बिस्तर पर आ गया और इस तरह कि अब वो मेरे नीचे दबा हुआ था और उसकी गर्दन मेरे आहनी हाथों की गिरफ्त में थी। बताओ, मेरे साथियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए कहा, क्यों तुमने उन्हें मौत के घाट उतारा? वो फंसी फंसी आवाज में बोला, मैं फिर यही कहूंगा, तुम किसी गलतफहमी का शिकार हुए हो। तुम्हारे साथियों की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। तुमने जिस ग्रे पिजारो का नंबर बताया वो मेरी मलकियत नहीं। इसका मतलब है तुम शराफत से जुबान नहीं खोलोगे। मैंने उंगलियों के शिकंजे में उसकी गर्दन जकड़ते हुए कहा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने बेख्तियार पलट कर देखा और मेरी लम्हाती गफलत से कूबा ने भरपूर फायदा उठाया। उसने मेरे नीचे रहते हुए अपनी टांगों को फोल्ड किया और मेरे पेट पर पांव टिकाकर अपने ऊपर से मुझे पीछे उछाल दिया। मैं कालीन पोश फर्श पर चित गिरा, मगर अगले ही लम्हे बैक हैंड स्प्रिंग लगाकर अपने पांव पर खड़ा हो चुका था। उसी वक्त दोबारा दस्तक हुई और मैं ये देखकर हैरान हुआ कि वो दस्तक कमरे के दरवाजे पर नहीं बल्कि बाथरूम के दरवाजे पर हो रही थी। उसके साथ ही बाथरूम के अंदर से शाकिर की आवाज सुनाई, कोबा कमरे में क्या हो रहा है? तुम किसके साथ धींगा मुश्ती कर रहे हो? ये शैतान पता नहीं कैसे हमारे कमरे में घुस आया है। कौन शैतान? शाकिर ने फिक्रमंदी से पूछा। वही जिसका नाम वजदान है और जो मेरे भाई इसहाक का कातिल भी है। शाकिर ने पूछा, ये क्या कह रहे हो तुम? इससे पहले कि कूबा उसे बताता कि वो क्या कह रहा था, मैंने आगे बढ़कर बड़ी ही सूरत से बाथरूम के दरवाजे को बाहर से बोलट कर दिया। शाकिर अली अपनी माजूरी के बायस अब कमरे के अंदर नहीं आ सकता था।
बाथरूम के अंदर उसकी चीखों पुकार को सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने पलट कर देखा, कुबा पूरी तरह तनकर मेरे सामने खड़ा था। ये वही कुबा था जो मुझे अपने भाई के कातिल समझता था। हालांकि कत्ल की उस संगीन वारदात में CFK वालों का हाथ था, यानी इम्तियाज अली और इश्तियाक अहमद का। शुएब गौरी की तहकीक के मुताबिक इम्तियाज और उसके साथियों को मौत के घाट उतारने वालों का ताल्लुक गरे पिजारों से था, जो कुबा की मलकियत थी, मगर वो किसी ऐसी हकीकत से इनकारी था। यह हालात सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे जहन में से गुजर के उस वक्त मैं पूरी तरह कुबा की जाने मतवज्जा था। उस रोज तो तुम बचकर निकल गए थे, वो कीना तोस नजर से मुझे घूरते हुए बोला, लेकिन आज मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। तुम्हारी बदकिस्मती घेर कर तुम्हें यहाँ ले आई है। आज मैं अपने भाई के खून का हिसाब भी चुका दूंगा। उससे भिड़ने की बजाय हाशिम और मुजीब को आवाज दो। बाथरूम के अंदर से शाकर अली की आवाज आई, ये बदबख्त तुम्हारे अकेले के बस का नहीं, हाँ वहां कोई नुकसान ना उठा लेना। शाकर अली का मशवरा बर वक्त और दुरुस्त था, मगर हाशिम अली और मुजीबुल्लाह किसी की पुकार सुनने और अहकाम की तामील के काबिल नहीं थे, और ना ही मेरे पास इतना वक्त था कि कुबा से फजूल किस्म के डायलॉग करता। लिहाजा मैंने कुबा पर एक जोरदार हमला किया। मेरी राउंड हाउस किक उसके जबड़े पर पड़ी। वो चेहरा थाम कर एक कदम पीछे हटा तो मैंने एक क्रीसेंट किक उसके दूसरे जबड़े पर रसीद कर दी। वो थोड़ा सा लड़खड़ाया, मगर जमीन बोस नहीं हुआ। उसकी लड़खड़ाहट का फायदा उठाकर मैंने साइड किक उसकी पसली पर जमा दी। इस किक में बेपनाह कुव्वत थी। वह अपने कदमों पर खड़ा न रह सका और सीधा दीवार से जाकर टकराया। उसकी बदकिस्मती कि दीवार से टकरा के वो सर थाम कर बैठ गया, क्योंकि दीवार से टकराने के दौरान में उसकी खोपड़ी ने पहल की थी, जिसका हमेयाजा उसे फौरी तौर पर भुगतना पड़ा था। ग्रीन बेल्ट वाले बंगले में मैंने उसकी अच्छी खासी धुनाई की थी। उस वक्त मुझे मरहूम इम्तियाज का साथ हासिल था, और आज मैं उसके कातलों को इबरतनाक अंजाम से दोचार करने के लिए पागल हुआ जा रहा था। मैंने कोबा के नजदीक आकर उसे सर के बालों से जकड़ा और फिर एक झटके से उसे खड़ा करते हुए पूछा, बताओ तुम्हारी गरे पिजारों में किन किन लोगों ने मेरे साथी पर फायरिंग की थी? मुझे उनके नाम और ठिकाने का पता चाहिए। जवाब देने की बजाय उसने एक अजीब हरकत की। उसका एक घुटना बड़ी ही सूरत से हरकत में आया। वो मेरे जिस्म के नाजुक हिस्से को निशाना बनाना चाहता था, मगर मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेलनी थी। वो अपनी इस हरकत में कैसे कामयाब हो जाता? उसके घुटने को मैंने अपने घुटने से ब्लॉक किया और उसके साथ ही मेरा तूफानी पंच उसकी नाक पर पड़ा। ये एक खौफनाक पंच था। उसकी नाक से खून का फवारा छूट गया। मैंने उस पर ही बस नहीं की, बल्कि उसे हाथ पांव की मुसलसल ठोकरों पर रख लिया। वो पिटता रहा और जवाबन हाथ पांव चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आया हुआ था। उसकी एक पेश न चली और मैंने उसे चित कर दिया। वो फर्श पर पड़ा हाँप रहा था। उसने अपने बचाव में 2-4 हाथ मेरे जिस्म पर भी जमाए थे, मगर वो एक नाकाबिले जिक्र जसारत थी। बाथरूम के अंदर से शाकर अली मुसलसल चीख रहा था। वो हाशिम अली और मुजीबुल्लाह को आवाज दे रहा था। कभी वो सिक्योरिटी गार्ड्स को पुकारने लगता। एक आध मर्तबा उसने फर्रुख खान को भी वहां जल्दी पहुंचने को कहा, मगर उसकी चीखों पुकार और अहकाम को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। बिलाहिर इस नाकामी के बाद उसने बाथरूम का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। इससे कबल कि कुबा उठकर खड़ा होता, मैं उछलकर उसके सीने पर सवार हो गया। मैंने महसूस किया कि उसकी सारी तनफन किसी न किसी राज से खारिज हो चुकी थी। मैंने दोनों हाथों से उसका गिरेबान दबोचा और उसकी खून आलूद आंखों में देखते हुए सवाल किया। मैंने पूछा है, जल्दी से बता दो, वरना आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। तुम्हारे भाई को मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन मैं ये एजाज तुम्हें जरूर बख्शूंगा। वो कमजोर सी आवाज में कराहा, मुझे जो मालूम था मैं वो बता चुका हूँ। तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम्हारे साथियों पर होने वाली फायरिंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम लोगों का फायरिंग से ताल्लुक हो ना हो, लेकिन मेरे मुक्कों का तुम्हारे चेहरे पर एक गहरा ताल्लुक जरूर पैदा हो जाएगा। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा और 2-4 ताबड़ तोड़ पंच उसके थोपड़े पर रसीद कर दिए। वो तकलीफ की शिद्दत से चिल्ला उठा। उसका चेहरा पहले ही मेरी किक्स और पंचिस से बुरी तरह जख्मी हो चुका था। इन तूफानी मुक्कों ने सोने पर सुहागा का काम किया और उसकी नाक मुंह से खून जारी हो गया। उस हनूद खून आलूद चेहरे का मंजर इंतहाई हैबतनाक हो चुका था। मुझे शक हुआ कहीं वो बेहोशी ना हो जाए। वो ग्रीन बेल्ट वाले बंगले पर भी बेहोशी का मुजाहरा कर चुका था।
वहां तो वो शाकर अली के साथ होने वाले शानदार सलूक को देखकर बेहोश हुआ था, और वो बेहोश भी आरजी हुआ था। लेकिन मुझे यकीन था कि अब की बार अगर वो बेहोश हुआ तो ये बेहोशी उसके लिए दामी साबित हो सकती है। मैंने उसके गालों पर थप्पड़ रसीद करके उसे झंझोर डाला और दांत किचकिचाते हुए कहा, तुम्हारा आखिरी वक्त आन पहुंचा है कोबा, सच का इकरार कर लो, वरना। मैंने जुमला अधूरा छोड़ा और पिंडली पर बंधे हुए हंजर को उसके केस से बाहर निकाल लिया। फिर उसे कोबा की निगाहों के सामने लहराते हुए कहा, इस जादूगर को तो पहचानते हो ना? इसने अपने चमत्कार से तुम्हारे दोस्त शाकर अली को व्हील चेयर का तोहफा दिया है। आज यही जादूगर तुम्हें कफन का नजराना पेश करेगा। मेरे लहजे में इतनी संगीनी थी कि वो थर थर कांपने लगा। मुझे अपने नीचे उसका वजूद फड़फड़ाता हुआ महसूस हुआ। फिर उसके होंठों को जुम्बश हुई। उसने कुछ कहने के लिए लबों को हरकत दी तो खून के छींटे उड़े और मेरी शर्ट को दागदार करके इसी दौरान में मेरी समाज से कुबा की लरसती हुई खून आलूद आवाज टकराई। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ, तुम्हारे साथियों के कत्ल में हमारा कोई हाथ नहीं। मैंने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही खूनहार लहजे में कहा, कसमें तो शाकर अली ने भी बहुत खाई थी कि वो मीर बख्श के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इस जादूगर को अपना कमाल दिखाना ही पड़ा था। शाकर पर उसने पांव की जानब से अमल शुरू किया था। तुम्हारी बारी सर की तरफ से आएगी। इस सितमगर की नोक सबसे पहले तुम्हारी आंखों का मिजाज पूछेगी। बात खत्म करते ही मैंने हंजर की नोक को उसकी पेशानी और दोनों आंखों के दरमियान चबोया। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। उसी वक्त बलाई मंजिल से उठा पटख की आवाजें आने लगी, गोया वहां भी कार्रवाई का आगाज हो चुका था। मेरे पास वक्त बहुत कम है, तुम जुबान खोलते हो या मैं अपना काम शुरू करूं? बलाई मंजिल पर उभरने वाली आवाज वो भी सुन चुका था। उसने थरथराते हुए लहजे में पूछा, क्या तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी हैं? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब। मैंने हंजर के दस्ते पर दबाव बढ़ाते हुए गुर्रा कर कहा। उसने जबड़े भेज कर हंजर से पहुंचने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन अपनी बात पर डटा रहा। मुझे एक लम्हे को शक गुजरा। मौत को सामने देखकर जुबान बेसाख्ता सच बोलने लगती है। सिचुएशन के मुताबिक मौत कोबा से ज्यादा दूर नहीं थी, बल्कि उसके सीने पर सवार थी। अगर अभी तक वो मेरे साथियों के कत्ल से इनकारी था, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं था कि वो वाकई इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं रखता था। उसने तो अभी तक ये भी तस्लीम नहीं किया था कि ग्रे पिजारा उसकी मलकियत है। मुमकिन है शोएब गौरी की तस्दीक में कोई सकम रह गया हो। कोबा हकीकत को तस्लीम करके अपनी जान बचा सकता था। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा था तो फिर तो उसे अपनी जान ही प्यारी नहीं थी, या फिर उसके साथी मेरे साथियों की मौत के जिम्मेदार नहीं थे। जान तो अलबत्ता सबको प्यारी होती है। अपनी जान बचाने के लिए इंसान दूसरों की जान ले लेता है। मैं कोबा के साथ मजीद सलूक के बारे में सोच ही रहा था कि बलाई मंजिल से निस्वानी चीहों की आवाजें आने लगी। उसके साथ ही क्लाशनकोफ गरज उठी। इस सूरत हाल में मैं कोबा के साथ मजीद वक्त जाया नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे किसी अमली का इकदाम से पहले ही उसने हाथ ढीले छोड़ दिए। मैंने पूरी शिद्दत से उसे झंझोर डाला। उसमें कोई हरकत पैदा ना हुई। वो गहरी बेहोशी में जा चुका था, या फिर उससे आगे सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, क्योंकि बलाई मंजिल पर फिर से फायरिंग होने लगी थी। मैंने कोबा को उसके हाल पर छोड़ा और बलाई मंजिल की जानिब दौड़ पड़ा। जब मैं बाथरूम के दरवाजे के नजदीक से गुजरा तो शाकिर अली की शिकिस खोरदा जंजलाहट अमेज आवाज मेरी समाज से टकराई। ये फायरिंग कैसी हो रही है? कोई दरवाजा तो खोले, मैं भी तो देखूं बाहर कौन सी क़यामत टूट पड़ी है। इस क़यामत को देखने के लिए तुम्हें क़यामत का इंतजार करना पड़ेगा, मैंने चीख कर कहा। और इस फायरिंग को कोई आम सी फायरिंग मत समझो। ये नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग है, जो पता नहीं कहाँ से आते हैं और अपना काम मुकम्मल करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कोई इनके बारे में नहीं जानता और ना ही जान सकता है, क्योंकि जानने वाले सब जानते होते हैं। मैंने कमरे से बाहर निकलते हुए दरवाजे को बाहर से बोलट कर दिया और दौड़ते हुए कदमों से जीनों की जाने बढ़ गया। मैं अभी निस जी नहीं तय कर पाया था कि ऊपर से एक इंसानी जिस्म लुढ़कता हुआ नीचे आया। मैं अपने पंजों पर फिजा में उछला। वो गोलाई जिस्म मेरे पंजे से नीचे से गुजर गया। उसी वक्त कबीर शाह की आवाज मेरी समाज से टकराई, वजदान इसे रोको, ये फरार होने की कोशिश कर रहा है। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैंने कबीर शाह से ये नहीं पूछा कि वो कौन है और कहाँ फरार होने की कोशिश कर रहा है। मैंने वहीं खड़े खड़े हवा में परवाज की और उस शख्स के संभलने से पहले ही उसके सर पर पहुंच गया। वो भोलानाथ था।
मेरा नाम कबीर शाह की जुबान से वो सुन चुका था। अब मुझे अपने सामने खड़ा देखकर वो बौखला गया। मैंने उसकी बौखलाहट से फायदा उठाते हुए उसके पेट में एक फ्रंट पुश किक मारी। वो पेट पकड़कर तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे संभल कर मुझ पर हमलावर हुआ। उसके हमले में खासी तेजी थी। उसकी राउंड हाउस किक को मैंने ओपन आर्म ब्लॉक किया और इस दौरान में उसने दूसरी राउंड हाउस किक आजमाई। मैंने उसे ब्लॉक करने की बजाय एक झटके से नीचे बैठा और तेजी से बैक स्वीप कर दी। वो पुश के बल फर्श पर गिरा, लेकिन हैरत अंगेज फुर्ती के साथ उछलकर खड़ा हो गया। वो हादसा चाकू चुबंद दिखाई देता था। मैंने उसे नी शॉट कर डाच दिया। उसने तेजी से अपनी टांग पीछे खींची। उसी वक्त मैंने बर्क रफ्तारी से एक स्वीप उसकी पिंडली पर रसीद कर दी। नतीजे के तौर पर वो एक मर्तबा फिर पुश के बल जमीन पर लेटा आसमान को तक रहा था। मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसके थोपड़े को अपने पांव से निशाना बनाने की कोशिश की। भोलानाथ ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए मेरे पांव को अपने हाथों की गिरफ्त में लेकर बड़ी ही सूरत से एक मरोड़ा दिया। मेरी जगह अगर कोई आम सा मार्शल आर्टिस्ट होता तो मुंह के बल संगी फर्श पर गिरता, लेकिन मेरे जहन ने बर वक्त फैसला किया था। मैंने अपनी बॉडी को हवा में ट्विस्ट किया और फिर अपने पांव से भोलेनाथ का चेहरे का कबाड़ा करते हुए फ्रंट रोल करके दूर पहुंच गया। मैंने अपने अकब में मद्दे मुकाबल की किरा सुनी। उसके साथ ही उसके मुंह से मेरे लिए एक नाकाबिले अशाद गाली भी फिसल गई। ये उसकी जिंजलाहट की इंतहा थी। मैंने पलट कर देखा। भोलानाथ अपने चेहरे को टटोलते हुए उठ खड़ा हो चुका था। मैंने बैक फ्लिक लगाई और उसे 2 फुट के फासले पर पहुंच गया। फिर इससे पहले कि उसकी समझ में कुछ आता, मैं हवा में उछला और व्हील फ्लाइंग किक उसकी कनपट्टी पर सख्त कर दी। ये एक झटकेदार धांसू किस्म की किक थी। वो डगमगाते हुए कदमों से पीछे की तरफ गया। मैंने उसे संभलने का कोई मौका न दिया। हमारे दरमियान लगभग 10 फुट का फासला हाल था। मैंने फ्रंट समरसॉल्ट लगाया और उसके रूबरू पहुंच गया। वो अचानक मुझे अपने सामने देखकर सटपटा गया। इसी सटपटाहट में उसने गैर इरादी तौर पर मुझे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। उसकी गिरफ्त खासी मजबूत थी। मुझे पहली बार उसकी जिस्मानी ताकत का अंदाजा हुआ। वो बेतरह जोर लगा रहा था और झटके दे देकर मेरी कमर का कड़ा निकालने की तगदोद में लगा हुआ था। उसके साथ ही वो अपने घुटनों की यके बाद दीगरे जरबों से मेरे पेट को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने घुटनों से ब्लॉकिंग करते हुए अपने जिस्म को बिल्कुल ही ढीला छोड़ दिया। नतीजे में मेरे बाजू पर उसकी गिरफ्त भी ढीली हो गई। उसी लम्हे मैंने एक झटके से अपने बाजू पर कर लिए। वो हैरत ज़दा नजर से मुझे देखने लगा। मैंने इसकी हैरत में मजीद तड़का लगाया। मेरे बाजू और हाथों ने चॉप की शक्ल इख्तियार की और बर्क किसी रफ्तार से हाथों के ब्लेड भोलानाथ की कनपट्टियों पर पड़े। ये एक मोहलक और खतरनाक वार था। मुझे यकीन है इस अटैक ने उसके दिमाग में जलजला पैदा कर दिया होगा। वो दोनों हाथों से अपना सर थाम कर झूमने लगा। मैंने एक लंबा स्टेप लेकर साइड किक उसकी पसली पर रसीद की और उसे कई फुट पीछे उछाल दिया। उसी वक्त जीनों के ऊपरी हिस्से से कबीर शाह ने मुझे पुकारा, वजदान, अगर उस मरदूद से निबट चुके हो तो ऊपर आ जाओ। यहाँ हालात बिगड़ चुके हैं। हालात तो पूरी तरह हमारे काबू में थे, फिर कैसे बिगड़ गए? ये सोचते हुए मैं जीनू की जानिब बढ़ा तो भोलानाथ उठकर खड़ा हो चुका था। उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। उसके हाथ में आहनी रॉड में पहले ही देख चुका था, इसलिए वो मुझे कुछ शदीद नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा। अगर इंसान के हाथ मजबूत और बाजू ताकत से भरपूर हो तो फिर किसी हथियार या औजार के बगैर भी वो बहुत कुछ करके दिखा सकता है। लेकिन जब बाजू और दस्त कमजोर पड़ने लगे तो असला भी बोझ महसूस होने लगता है। भोलानाथ की मैं इतनी दुर्गत बना चुका था कि वो आहनी रॉड उसके हाथ में इंतहाई मौसका हेज लग रही थी। फिर जब उसने रॉड से मुझ पर हमला किया तो इस मौसका हेजी में कई चंद इजाफा हो गया। मैंने उसकी रॉड वाले बाजू को हवा ही में ब्लॉक किया और फिर एक स्टेप अंदर आते हुए खतरनाक सोलर पंच उसके सीने के वस में रसीद कर दी। वो ऊह की आवाज निकालता हुआ किसी कटे हुए शहतीर की मानद जमीन बोस हो गया। अब इस जमीन से उसके उठने के इम्कानात 0 से ज्यादा नहीं थे। मैं बालाई मंजिल पर पहुंचा तो एक कमरे में वहशतनाक मंजर ने मेरा इस्तकबाल किया। जमाल और 2 औरतें खून में लथपथ कमरे के फर्श पर पड़े थे। जमाल के हाथ में रिवॉल्वर दबा हुआ था। वो तीनों जिंदगी से बहुत दूर मौत की आगोश में पहुंच चुके थे। मैंने सवालिया नजरों से कबीर शाह की तरफ देखा। जब मैं जेरी मंजिल पर कुबा से दस्तों पंजा कर रहा था तो मैंने बालाई मंजिल पर 2 मरतबा फायरिंग की आवाज सुनी थी। एक बार तो फायरिंग के साथ नस्वानी चीखें भी शामिल थी। मैं क्या करता, ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा।
कबीर शाह ने क्लाशनकोव को सहलाते हुए कहा, अगर मैं ब्रश न मारता तो जमाल मुझे गोली का निशाना बना देता। इन दोनों की कमबख्ती कि ये खौफजदा होकर जमाल के पीछे जा चुकी थी, इसलिए जान से गई। बात खत्म करके उसने जमाल के नजदीक मुर्दा हालत में पड़ी हुई दोनों औरतों की जानिब इशारा किया। मैंने उसे मजीद सवाल जवाब करने की बजाय मियाँ जाहिद हुसैन के बारे में पूछा। वो बोला, मैंने हालात बिगड़ने वाली बात मियाँ जाहिद हुसैन के हवाले से ही की थी और उसने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया है और कमरे में दाखिल होने वाला और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं भी तशवीश में मुब्तला हो गया था। हमारा सबसे वीआईपी शिकार तो मियाँ जाहिद ही था। अगर वो हाथ से निकल जाता तो हमारे पास हाथ मलने के सिवा और कोई चारा न रह जाता। मैं कबीर शाह की मैयत में उस दरवाजे के बिल्कुल सामने पहुंचा जिसके पीछे मियाँ जाहिद बंद होकर रह गया था। 2 औरतों की लाशें इस कमरे में मैं अपनी आंखों से देख चुका था, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक इस बंगले में 3 पेशावर औरतों की एंट्री हुई थी, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो तीसरी मियाँ जाहिद के साथ होगी। हमें हर सूरत में इस दरवाजे को खोलना है, मैंने जुनूनी अंदाज में कहा। कबीर शाह हातमी लहजे में बोला, इसका एक ही तरीका है कि दरवाजे के लॉक पर फायरिंग की जाए। तो करो, फौरन करो शाह जी, मैंने तहकमाना लहजे में कहा। तुम पहले भी 2 मरतबा फायरिंग कर चुके हो और इस बात की परवाह मत करो कि फायरिंग की आवाज सुनकर कोई इस तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। अगर किसी को ये नेक काम करने का इतना ही शौक होगा तो अब तक वो कर चुका होगा। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद सनसनाते हुए अंदाज में कहा, आज किसी भी कीमत पर मियाँ जाहिद हुसैन को हमारे हाथों से बचकर नहीं जाना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें खून की नदियां ही क्यों न बहाना पड़े। मेरी बात खत्म होते ही कबीर शाह ने एक वर्टिकल ब्रस्ट मारा और दरवाजे के लॉक वाली साइड को टॉप टू बॉटम उधेड़ कर रख दिया। उसी लम्हे मैंने ब्रीदिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए डबल हैंड पुश दरवाजे के तख्ते पर मारा और वो धड़ से खुल गया। हम फौरन कमरे में दाखिल हुए तो एक खौफजदा कर देने वाली नस्वानी चीख ने हमारी समातों को खुरच डाला। फिर अगले ही लम्हे चीखने वाली की सूरत भी नजर आ गई और वो सूरत हासी खूबसूरत थी। वो जो कोई भी थी उस वक्त अपने लिबास को पहनने की कोशिश कर रही थी। फायरिंग और फिर दरवाजे के अचानक खुलने की वो आवाज से वो बुरी तरह बदहवास हो गई थी और इसी बदहवासी में उसके हलक से चीख बरामद हुई थी, जबकि हाथ से लिबास छूट गया था। उसके बदन पर अंडरगारमेंट्स के सिवा कुछ नहीं था। ये तकल्फाती लिबास उसके कुंदन वजूद की पर्दापोशी के लिए इंतहाई नाकाफी था, इसलिए वो दोनों हाथों की मदद से अपने जिस्म को ढांपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हमें अपने सामने मौत के फरिश्तों के रूप में खड़ा देखकर उसकी घिघी बंद गई। वो लर्जीदा आवाज से बोली, कौन हो तुम लोग? हमारे बारे में तुम्हें पीएचडी करने की जरूरत नहीं, मैंने गर्रा कर कहा। अगर जिंदगी चाहती हो तो फौरन बता दो मियाँ जी किधर है। मैंने कमरे में दाखिल होते ही ये अंदाजा कर लिया था कि मियाँ जाहिद हुसैन वहां मौजूद नहीं था। इस औरत के हलक से मेरे सवाल के जवाब में एक सरासीमा आवाज बरामद हुई, वो उस तरफ क्या है? साथ ही उसने मगरबी दीवार में मौजूद एक बंद दरवाजे की समत इशारा किया। मैंने कबीर शाह से कहा, तुम इस औरत पर तवज्जो रखते हुए इसे लिबास पहनने की मोहलत दो, मैं इतनी देर में उस दरवाजे का हाल अहवाल मालूम करता हूँ। फिर मैंने खौफजदा कॉल गर्ल से मुहातब होते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? रक्षी, उसने बताया। तुम्हारे साथ आने वाली दूसरी दोनों कॉल गर्ल्स तो अपनी अपनी सांसें पूरी कर चुकी। अगर तुम मजीद जीने की ख्वाहिशमंद हो तो किसी किस्म की गलत बयानी न करना और ना ही कोई होशियारी दिखाने की कोशिश करना। तो क्या नाजिश और सुरला? वो जुमला अधूरा छोड़कर वहशतज़दा नजरों से मुझे तकने लगी। मैं इसके सवाल का जवाब देने की बजाय मुतज़क्करा दरवाजे की जानिब बढ़ गया। हलाक होने वाली पेशेवर औरतों के नाम मुझे मालूम हो गए थे। उनमें नाजिश जमाल के लिए और सुरला इंडियन भोला नाथ के लिए बुलवाई गई थी। एक हिंदू गैर मुल्की मेहमान के लिए मियाँ जाहिद ने हिंदू औरत ही का बंदोबस्त किया था। मैंने दरवाजे पर दबाव डालकर देखा जब वो अंदर से लॉक किया गया था। उसका हैंडल भी इसी वजह से घूमने से इंकारी था। मैंने मजीद फायरिंग की जरूरत महसूस न करते हुए यहाँ भी ब्रीदिंग टेक्निक को आजमाया। मैंने दरवाजे के सामने खड़े होते हुए हाथों को सर से बुलंद किया और एक तवील सांस अंदर की जानिब खींची, फिर सांस छोड़ते हुए बाजू को कुलाइयों के मुकाम पर क्रॉस करते हुए पुश पर ले गया और उसके बाद वापस पहलू की जानिब हाथों को लाते हुए मैंने अपने फेफड़ों को पूरी तरह सांस से भर लिया। अब मैं अटैक करने के लिए तैयार था। चुनांचे सांस को एक थ्रस्ट के साथ बाहर खारिज करते हुए मैंने दोनों हथेली को एक जोरदार झटके से दरवाजे के लॉक के नजदीक इस्तेमाल किया। हथेलियों के इस ताकतवर पुश में
इतनी कुव्वत थी कि दरवाजा एक महसूस आवाज के साथ खुल गया। इस किस्म के ब्रीदिंग पुश की मदद से तो बाज़ औक़ात एक दीवार को भी बआसानी गिराया जा सकता है। इस टेक्निक में मार्शल आर्ट्स और योगा एक साथ कार फरमा नजर आते हैं। मैं खुले हुए दरवाजे से गुजर गया। वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें लाइट ऑन थी। उस कमरे में मुझे एक चक्करदार जीना नजर आया। जगह की तंगी के बायस इस किस्म के जीने बनाए जाते हैं जो एक गोल चक्कर की सूरत में सीधे नीचे से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इन दायराकार स्टेप्स के सहारे के लिए दरमियान में एक मजबूत सतून खड़ा कर दिया जाता है जो जमीन और छत के दो मकामात पर मजबूती से नस्ब नजर आता है। मियां जाहिद हुसैन कमरे में मौजूद नहीं था, जिसका एक ही मतलब था, वो नीचे जा चुका था। मैं गैर इरादी तौर पर जीना उतरने लगा। इस जीने के गिर्दागिर्द एक संगी खौल भी तामीर किया गया था। जाहिर है इसे हिफाजत के सबब बाहर से महफूज रखने के सबब बनाया गया था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं एक कैप्सूल में कदम ब कदम ऊपर से नीचे उतर रहा हूँ। उस कवर्ड चक्करदार जीने का एहतमाम भी एक दरवाजे पर ही हुआ। उसके हैंडल ने मुझे बता दिया था कि दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया गया है। मुझे यकीन नहीं था कि उस दरवाजे की दूसरी जानिब भी कोई छोटा सा कमरा होगा। उसी लम्हे एक तशवीशनाक ख्याल ने मेरी सोच पर दस्तक दी। क्या मियां जाहिद हुसैन बंगले से फरार होने में कामयाब हो गया है? इस ख्याल ने मेरे खलक में कड़वाहट भर दी। मैं तेज रफ्तारी से जीना चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा। जेरी दरवाजे को तोड़कर या खोलकर बाहर निकलना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि अगर मियां जाहिद वाकई वहां से फरार हो गया था तो फिर वो बंगले की जेरी मंजिल पर कहीं नहीं मिल सकता था। मैं जब वापस मियां जाहिद के कमरे में पहुंचा तो रक्षी नामी वो पेशावर औरत मुकम्मल लिबास में आ चुकी थी। वो एक खुश शक्ल और दावत अंगेज बदन की मालिक थी, जिसका सरापा देखने वाले में सनसनी दौड़ा देता। उसकी उम्र 30 के करीब करीब होगी। मैंने छूटते ही रक्षी से सवाल किया, वो खबीस कितनी देर पहले इस कमरे में गया था? मेरा इशारा उस दरवाजे की जानिब था जिसे मैंने ब्रीदिंग टेक्निक के जरिए खोला था। रक्षी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जब पहली मरतबा फायरिंग हुई तो मियां जी मुझे यहीं ठहरने का कहकर उस दरवाजे में गायब हो गया था। गोया ये 15-20 मिनट पहले की बात थी। ये वक्फा उसके फरार के लिए काफी था, लेकिन इस दौरान में मैंने बंगले के अंदर या बाहर किसी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज नहीं सुनी थी। इससे यही जाहिर होता था मियां जाहिद अली वहां से कोई गाड़ी लेकर नहीं गया था। फिर मुझे याद आया कि थोड़ी देर पहले जब मैं भोलानाथ को लपकना झपटना सिखा रहा था, उस वक्त मैंने बंगले के गेट को बंद देखा था। मियां जाहिद की अचानक रोपोशी ने मामलात को सरेदस्त उलझा दिया था। मैंने कड़े लहजे में रक्षी से सवाल किया, तुम फायरिंग की आवाज और अपनी साथी कॉल गर्ल्स की चीखें सुनकर कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली थी? मैं डर गई थी, सख्त खौफजदा हो गई थी मैं। वो एक झुरझुरी लेते हुए बोली, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर की सूरत हाल का जायजा ले सकूं। क्या तुम जानती है इस दरवाजे के पीछे क्या है? मैंने जीनों वाले कमरे की जानिब इशारा करते हुए पूछा। उसने मेरी हस्बे तवक्का जवाब दिया, नहीं, मेरा ख्याल है कोई वॉशरूम होगा। मैं इस बंगले में पहली मर्तबा आई हूँ। और तुम्हारी वो दोनों साथी गर्ल्स, वो भी यहाँ पहले कभी नहीं आई। मैंने पूछा, उनके नाम तुमने नाजिश और सुरला बताए हैं। सुरला नाम से तो जाहिर होता है कि वो की हिंदू औरत होगी। सुरला वाकई हिंदू थी, रक्षी ने अफसोसनाक अंदाज में कहा। उसे अपनी पेशेवर साथी की मौत से धचका पहुंचा था। मियां जी ने अपने हिंदू मेहमान भोलानाथ के लिए सुरला को बुलवाया था। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया, पूछने लगी, दूसरे कमरे में भोलानाथ और जमाल नामी वो गैर मुल्की मेहमान ठहरे हुए थे, वो कहाँ हैं? मैंने जुमानी अंदाज में कहा, वो बेचारे मफकूदुल खैर हो चुके हैं। कबीर शाह ने रक्षी से पूछा, क्या वाकई वो गैर मुल्की मेहमान एक ही कमरे में ठहरे हुए थे? मैं इन चारों को एक ही कमरे में नाकाबिले बयान हालत में देखकर हैरान रह गया था। इस हवाले से मेरा दिमाग अभी तक चकरा रहा था। रक्षी ने बड़े खुले डुल्ले अंदाज में बताया, हाँ यार, वो दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। मुझे मालूम है वो अच्छा और बुरा हर काम एक साथ मिलकर करते हैं। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।